गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेल। हमने पहले पढ़ा था कि हमारी क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं एक इकोनॉमी की, और फिर हमने पढ़ा था कि उनके तीनों जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो कैसे उसको सॉल्व करती हैं। आज हम पढ़ेंगे पीपीसी के बारे में, उसकी एजम्पशंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे कि पीपीसी कैसे सोल्यूशन देता है इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है पीपीसी। पीपीसी का फुल फॉर्म है बेटे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका दूसरा नाम है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसका तीसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और फोर्थ नाम है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। अब ये पीपीसी हमें क्या बताता है, पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन और फिर देखेंगे इसके कंपोनेंट्स कि हम क्या क्या इसके अंदर बनाते हैं। हम कहते हैं पीपीसी इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of two goods that can be produced in an economy with the available resources। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डेफिनेशन है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे बात क्या है ध्यान देने वाली कि हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। और अगर हम कोई दो गुड्स बना रहे हैं तो उसके कौन कौन से डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। क्लियर जी? तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी एजम्पशंस क्या है। इन एजम्पशंस का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि आगे आने वाले सारे टॉपिक जो हैं वो इन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। इन टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। अब इसका मतलब क्या है कि पहली एजम्पशन हमारे पास आती है कि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर गिवन एंड कांस्टेंट, कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हैं वो जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, ना बढ़ेंगी ना वो कम होंगी। सेकेंड असम्पशन हमारे पास आती है वी विल अज्यूम प्रोडक्शन ऑफ ओनली टू गुड्स। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ ओनली टू गुड्स। थर्ड, ऑल द रिसोर्सेज are fully utilized, all the resources are fully utilized। बात समझ आ गई? अब ये fully utilized भी हैं। और फोर्थ हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना है कि all resources are not equally efficient are not equally efficient in production of both goods। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे जो सारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है किसमें, इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। इसका मतलब एक गुड जो है या एक जो रिसोर्सेज है वो एक गुड बनाने के लिए कामयाब है और दूसरा गुड बनाने के लिए कामयाब नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास हरियाणा की लैंड है, तो हरियाणा की लैंड जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है वीट उगाने के लिए। किसके लिए? वीट उगाने के लिए। लेकिन कोकोनट उगाने के लिए वो उतनी इक्वली एफिशिएंट नहीं है, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब जब मैं वीट की प्रोडक्शन कर रहा हूं तो कंपैरेटिवली वो ग्रेटर होगी किससे,
कोकोनट की प्रोडक्शन से। किससे ग्रेटर होगी? कोकोनट की प्रोडक्शन से, क्योंकि जो हरियाणा की लैंड है वो वीट उगाने के लिए ज्यादा एफिशिएंट है। क्लियर जी? अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। आप प्लीज ये जितना भी मैं आपको कंटेंट लिखवा रहा हूं इसको नोट करते रहें। दिस वुड बी रियली हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देगा। अब है हमारे पास पीपीसी की प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है? हमारे पास मेजरली दो प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है? वो है पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब यहीं पर हम पीपीसी का शेड्यूल और पीपीसी कर्व हम दोनों चीजें ड्रॉ करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मान लीजिए मैं बना रहा हूं वीट एंड कोकोनट ही लेते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। वीट और कोकोनट। अगर एक पर्टिकुलर लैंड पे जो कि एफिशिएंट है ज्यादा वीट उगाने के लिए, जैसे कि हरियाणा की लैंड, तो अगर मैं वीट और कोकोनट वहां पे उगाना चाहता हूं तो मैं ऑल्टरनेटिवली कैसे इनका यूज करूंगा और प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बोला जी कि मैं अगर सारा का सारा वीट उगाता हूं तो मेरे पास आता है कॉम्बिनेशन। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है? ए कॉम्बिनेशन कहता है कि मैं वीट अगर सारी की सारी उगा रहा हूं तो मैं उगा सकता हूं 100 यूनिट्स ऑफ वीट, लेकिन कोकोनट फिर मैं नहीं उगा पाऊंगा। लाइकवाइज अगर मैं जा रहा हूं अपने लास्ट कॉम्बिनेशन पे, अपने लास्ट कॉम्बिनेशन में वो ये कहता है कि अगर मैं सारा का सारा कोकोनट उगा रहा हूं तो मैं वीट नहीं उगा पाऊंगा। इसका मतलब क्योंकि वो लैंड ज्यादा एफिशिएंट है वीट उगाने के लिए, इसलिए अगर मैं सारा वीट उगा रहा हूं तो वीट आ रहा है 100, लेकिन अगर सारा कोकोनट उगा रहा हूं तो कोकोनट आ रहा है 40। क्लियर है जी? तो ये मेरे पास 5 एज्यूम कर रहे हैं हम, 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या तो 100 यूनिट्स ऑफ वीट एंड 0 ऑफ कोकोनट। अब मैं कहता हूं कि मुझे कोकोनट के 10 यूनिट्स और चाहिए, तो 10 और यूनिट बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस होगा वीट का। इसका मतलब वो रह गया 90। अब मेरे को और कोकोनट की जरूरत है, तो मैंने इसके और यूनिट्स बनाए, तो ये हो गया 10 से 20 और वीट हो गया 90 से 70। तो अब आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज एंड दे आर लिमिटेड, दे आर स्कार्स इन नेचर। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम कोकोनट की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो वीट की प्रोडक्शन डाउन हो रही है। क्या हो रही है? डाउन। तो इसीलिए हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये अगर हमारे पास कर्व है, हम ये एक्स एक्सिस से ग्राफ एज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ पे मैं स्केल यूज नहीं कर पा रहा हूं तो थोड़ा सा इशू रह सकता है। आप पेज पे बनाएंगे विद स्केल बनाएंगे तो आपका बेटर क्लैरिटी के साथ आएगा। तो अब मैं यहां पर ले रहा हूं कौन सा? यहां पर मैं ले रहा हूं कोकोनट। ये मेरा 0.0, यहां पे मैं प्रोडक्शन ले रहा हूं कोकोनट की, और यहां पे मैं प्रोडक्शन ले रहा हूं वाई एक्सिस पे वीट की। किसकी प्रोडक्शन ले रहा हूं? वीट की। ठीक, आप कुछ भी यूनिट्स इसके एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पे मैंने कुछ मार्जिन बनाया। ये स्केल है मेरा 10-10 का, 10, 20, 30, 40, 50। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 10 to 20 में या 0 to 10 में आपने यहां पे 1 इंचेस का गैप लिया है, तो इस वाई एक्सिस पे भी आप 1 इंच का ही गैप लेंगे, तभी आपका कर्व ठीक आएगा। अगर यहां पे आपने 2 इंचेस का गैप लिया है सब में, तो यहां पे सब आप 2 इंचेस का गैप लेंगे विद सेम स्केल। सेम स्केल की बात ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे ले रहा हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब मैं देख रहा हूं कि देखिए वीट अगर 100 है तो कोकोनट 0 है, तो मेरा पहला पॉइंट आ गया यहां पे। वीट अगर 90 है तो ही कोकोनट 10 है, क्योंकि एक की प्रोडक्शन गिरेगी तो ही दूसरे की बढ़ेगी, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज। तो क्या हो रहा है? ये आ गया 90, तो मेरी यहां पे प्रोडक्शन आई 10 की। अगर इसकी प्रोडक्शन हुई 70 तो ही ये इंक्रीज होके जाएगी 20। अगर इसकी प्रोडक्शन है 40 तो इसकी प्रोडक्शन जाएगी 30। और अगर इसकी प्रोडक्शन हम निल करते हैं तभी कोकोनट के हम 40 यूनिट्स उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी? मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाया है, बोर्ड से है, तो इसीलिए
थोड़ा सा डिफरेंस मेरा यहाँ पे आ गया है कर्व बनाने में, लेकिन आपका बिल्कुल सेम आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। क्या है जी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है किसमें? इन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। इसका मतलब अगर एक का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी। अब हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, और उसके अंदर हम इसी टेबल और इसी डायग्राम का यूज करेंगे। क्लियर है जी? इसको थोड़ा सा मैं स्क्वीज कर देता हूं ताकि हम उसमें क्लैरिटी के साथ और पढ़ सकें। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन। पीपीसी क्या है? कनकेव टू ओरिजिन। अब पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन का मतलब क्या है? ये देखो, ये इसका पेट बाहर निकला हुआ है, इसने ज्यादा खाया हुआ है। समझ गए? अगर हमारा कर्व ऐसे आता तो हम कहते हैं वो लीनियर है। क्या है? लीनियर। और अगर हमारा कर्व यूं आता तो हम उसको बोलते कि हमारा जो कर्व है वो क्या है? कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या है जी? कन्वेक्स टू ओरिजिन। पर हमारा कर्व क्या आ रहा है? कनकेव टू ओरिजिन। अब हम पढ़ेंगे कि कनकेव टू ओरिजिन क्यों आ रहा है। हमारा ये पीपीसी कर्व इसलिए कनकेव टू ओरिजिन आ रहा है बिकॉज रिसोर्सेज आर यूज स्पेसिफिक। रिसोर्सेज हमारे यूज स्पेसिफिक है। हरियाणा की लैंड जो है उसका बेस्ट यूज जो है वो वीट उगाने के लिए है। किसके लिए है? वीट उगाने के लिए। एंड देयर एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड यूज इज डिस्टर्ब्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारा जो लैंड है हरियाणा का वो वीट उगाने के लिए स्पेसिफिक यूज है, और हम क्या कर रहे हैं कि उसके यूज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके यूज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब हम उसके यूज को डिस्टर्ब करेंगे तो धीरे धीरे हमारा नुकसान बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे हमारा नुकसान बढ़ता जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि जब मुझे फर्स्ट 10 यूनिट्स ऑफ कोकोनट उगाने हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? बताइए। मैं सबसे लीस्ट फर्टाइल लैंड उठाऊंगा जो मेरी सबसे ज्यादा बेकार पड़ी है, ताकि मेरी वीट की वेस्टेज कम हो। फिर जब वो कवर हो गई और मुझे और ज्यादा यूनिट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं को कंपैरेटिवली मोर फर्टाइल की तरफ जाना पड़ेगा। फिर मुझे उसके बाद और फर्टाइल की तरफ जाना पड़ेगा, और फर्टाइल और फर्टाइल। तो जैसे जैसे मैं ज्यादा फर्टाइल लैंड को यूज करता जाऊंगा वीट की प्रोडक्शन का नुकसान बढ़ता जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा एमओसी या एमआरटी का। एमओसी या एमआरटी का। इस कर्व को मैं भी डिलीट कर देता हूं, साइड पे दोबारा बना लेंगे इफ वी नीड इट। अब ये एमओसी और एमआरटी क्या है? एमओसी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमआरटी है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमओसी क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एमआरटी क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या है? इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉस इन आउटपुट ऑफ गुड 1 अपॉन गेन इन आउटपुट ऑफ गुड 2। अब यहां पे जो हम मार्जिनल की बात करेंगे, आपने पहले मार्जिनल का मतलब पढ़ा होगा स्मॉल। यहां पे हम मार्जिनल का मतलब पढ़ रहे हैं 1 एडिशनल। हम क्या पढ़ रहे हैं? 1 एडिशनल। तो इसका मतलब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गेन इन आउटपुट 2 की वजह से के लिए हमें कितना लॉस सहना पड़ रहा है आउटपुट 1 का या गुड 1 का। मैं रिपीट कर रहा हूं, गुड 2 के हर एक एडिशनल आउटपुट के लिए बढ़ाने के लिए हमें कितना लॉस सहन करना पड़ रहा है। तो ये फॉर्मूला अब हम यहां लगाएंगे और देखो इसको लॉजिकली समझेगा। आप मुझे बताएं यहां पे लॉस कितना है? यहां पे लॉस है 10 का, और यहां पे गेन कितना है? यहां पे गेन है 10 का। तो मेरे पास यहां आ गया हाइफन और यहां आ गया 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। अब क्या इस 1 को मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं? यस। इसका मतलब हर एक 1 यूनिट
ऑफ कोकोनट बनाने के लिए मुझे 1 यूनिट ऑफ व्हीट जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्लियर है? सेकंड, मेरे पास यहां पे लॉस कितना है? 20 का लॉस है। मेरे पास यहां पर लॉस कितना है? मेरे पास सॉरी गेन कितना है? 10 का गेन है। तो इसका मतलब लॉस अपॉन गेन, इसका मतलब 2/1। इसका मतलब हर एक यूनिट ऑफ कोकोनट एक्स्ट्रा बनाने के लिए अब मुझे 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट को छोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 1 यूनिट के लिए मैं 1 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा था, अब हर एक कोकोनट के यूनिट के लिए मैं 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट को सेक्रीफाइस कर रहा हूं। थर्ड, यहां पर मेरे पास लॉस कितना है? 30। यहां पे लॉस कितना, गेन कितना है? 10। तो इसका मतलब 30/10 इज इक्वल टू 3/1। यहां पर लॉस कितना है? 40 का, और यहां पर गेन कितना है? 10 का। इसका मतलब 40/10 इज इक्वल टू 4। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि पहले मुझे 1 यूनिट ऑफ कोकोनट एडिशनल मार्जिनल बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ व्हीट जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। अब 1 यूनिट ऑफ कोकोनट एक्स्ट्रा बनाने के लिए 2 व्हीट का, 1 यूनिट ऑफ कोकोनट एक्स्ट्रा बनाने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ व्हीट का, और 1 यूनिट ऑफ कोकोनट और एक्स्ट्रा बनाने के लिए 4 यूनिट्स ऑफ व्हीट का। तो आप देखें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले लॉस 1 का है, फिर लॉस 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है पर यूनिट। तो ये एमआरटी या एमओसी इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एमओसी इंक्रीज होता है तो यहां पे हम क्या लिखें? इज डिस्टर्ब्ड, इट मींस एमओसी एंड एमआरटी आर इंक्रीजिंग। जब इंक्रीज होता है तो हमारा कर्व आएगा कनकेव टू ओरिजिन, कनकेव टू ओरिजिन। और ये लॉस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब मैं फर्स्ट 10 यूनिट्स ऑफ कोकोनट बनाना चाह रहा हूं तो मैं अपनी पूरी लैंड में से सबसे लीस्ट फर्टाइल हिस्से को उठाऊंगा और वहां कोकोनट उगाऊंगा। फिर मैं कंपैरेटिवली मोर फर्टाइल की तरफ जाऊंगा, तो मोर फर्टाइल पे प्रोडक्शन ज्यादा थी ना, तो उतनी प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करी, तो 20 का लॉस हुआ। फिर और 10 बनाने के लिए मैं और फर्टाइल की तरफ जाऊंगा तो 30 का लॉस हुआ। फिर और फर्टाइल की तरफ जाऊंगा तो 40 का लॉस हो गया। समझ गए जी? तो पर यूनिट जितना लॉस हो रहा है, लॉस डिवाइड बाय गेन पर यूनिट जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एमओसी या एमआरटी इंक्रीज होता है, दैट इज व्हाई पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन। क्लियर है जी? आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।